proviso provided that a member of the Public Service Commission may by writing under his address in case of the Union Public Service Commission यानी Union Commission or a Joint Commission to the President। यानी हम बात कर चुके हैं कि यूपीएससी और जो ज्वाइंट स्टेट कमीशन है वो उनके मेंबर को रिजाइन देना है तो वो प्रेसिडेंट को एड्रेस करेंगे, और इन केस ऑफ द स्टेट कमीशन टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट रिजाइन इज ऑफिस। ये प्रोसीजर है, ठीक है ना भाई। आपको पता तो होना चाहिए, आप कहीं लग के जाके तो आपको ये नहीं पता कि आप रेजिग्नेशन देना है तो आपको किसको देना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो वेल डिफाइंड है। B. A member of the public service commission may be removed from the office in the manner provided in clause 1 or the clause 3 of the article 317। अभी कैसे एक मेंबर्स को निकाला जाएगा वो आर्टिकल 317 में वेल डिफाइंड है। Third, a person who holds the office as a member of the public service commission shall on the expiration of his term of the office be ineligible for the reappointment to that office। यानी बार कर दिया कि एक बार आप जिस लग गए तो फिर आप दोबारा पब्लिक ऑफिस हैंडल नहीं कर सकते। आपने कर लिया इस देश के लिए, अब आप घर जाइए आराम कीजिए। यानी जैसे आपने क्या है कि आप यूपीएससी के मेंबर हैं, आपको चेयरपर्सन तो बनाया जा सकता है, चेयरमैन तो बनाया जा सकता है, लेकिन यूपीएससी के एक बार मेंबर रह गए आप, उसके बाद दोबारा से आप मेंबर नहीं बन सकते सेम पोस्ट के लिए। ऐसे ही आपका मान लिया एचपीएससी का है, तो एचपीएससी का जो चेयरमैन है वो फिर क्या है कि चेयरमैन वो यूपीएससी का चेयरमैन तो लग सकता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप तो है, सेम कोऑर्डिनेट जो स्टेप है वो नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 317 द रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है। द सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द क्लॉज 3, the chairman or any other member of the public service commission shall only be removed from his office by the order of the president on the ground of misbehavior। मैंने बताया था on the ground of misbehavior after the Supreme Court on reference being made to it by the president has on inquiry held in accordance with the procedure prescribed in that behalf under article 140। देखिए आर्टिकल 145 में सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बने हुए हैं, आप देखेंगे, ठीक है ना। रेफरेंसेस में भी उसमें तो उसमें रूल बने हुए आगे। तो जब प्रेसिडेंट उनको रेफर करेगा मैटर, कोई भी मिसबिहेवियर का केस आता है ऐसा यूपीएससी के मेंबर्स या चेयरपर्सन, तो फिर सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी हेल्ड करेगा और फिर वो जो रिकमेंडेशन होगी वो वापस प्रेसिडेंट के पास जाएंगी, तो प्रेसिडेंट विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। रिपोर्टेड that the chairman or any such other member as the case will be ought on any such grounds to be removed। तो यहाँ पे रिमूवल प्रोसीजर बता दी। The president, second clause, the president in case of the union commission or a joint commission and the governor in case of state commission may suspend from the office the chairman or any other member of the commission in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court under clause 1 until the president has passed the order on the receipt of the report of the Supreme Court on such references। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल 317 that talks about the removal procedure। अब आपने क्या है कि एचपीएससी के किसी मेंबर के अगेंस्ट जो है वो प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दिया है मैटर, तो अब जब उनकी मिसबिहेवियर इंटीग्रिटी डाउटफुल हो गई है तो अब वो क्या है कि पैनल में उनको बिठाने की बजाय अब इंटीग्रिटी डाउटफुल हो गई है, तो बेटर ये है कि सेकंड प्रोविजन में भी सेकंड क्लॉज में भी डाल दिया कि कंसर्न में भी सस्पेंडेड टिल द रिपोर्ट्स कम्स एंड प्रेसिडेंट टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। तो जब तक उनको साइड में कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन इज नॉट ए पनिशमेंट। सस्पेंस का मतलब ये होता है कि भैया ये यहाँ बैठेगा तो ये स्टिंकिंग करेगा, ये गड़बड़ी करेगा, तो हो सकता है कि बेटर है ये, फिर ये हो सकता है सही भी हो, लेकिन वी शुड वेट फॉर द इंक्वायरी रिपोर्ट। हमें इंक्वायरी रिपोर्ट का वेट करना चाहिए। तो सस्पेंशन का मतलब ये होता है कि ही कैन नॉट डिस्चार्ज द फंक्शंस एज ही वाज डिस्चार्जिंग अर्लियर। Third, notwithstanding anything in the clause 1, the president may by order remove from the office of the chairman or any other member of the public service if the chairman or such other member as the case may be। अच्छा अभी ये तो है मिसबिहेवियर के जो के, अब दूसरे ग्राउंड से जिस पे कोई सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजने की जरूरत नहीं है, सीधा हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। क्या he is adjudged and insolvent, कंगाल हो गया, engages during his term of office in any paid emoluments outside the duties of his office, कहीं बाहर में पैसा कमा रहा है अपनी उस जॉब के अलावा। Third, is in the opinion of the president unfit to continue in the office by reason of infirmity of the mind and body।
या सठिया गया, बड़ी एज हो गई है, कई बार मेडिकल इश्यूज भी हो जाते हैं, तो जब ऐसा लग रहा है तो प्रेसिडेंट उसको हटा देगा कि भाई साहब आप जाइए और हम किसी और दूसरे मेंबर को लगाते हैं, ताकि जो नॉर्मल फंक्शंस है कमीशन का वो अफेक्टेड ना हो। ठीक है। 4, if the chairman or any other member of the Public Service Commission is or becomes in any way concerned or interested in any contract or agreement made by on behalf of the Government of India, the Government of State, that participates in any way in the profit thereof, or in the benefit of the or emoluments arising themselves therefrom otherwise than as a member and in the common with the other members of the incorporated company, he shall for the purposes of the clause 1 be deemed to be guilty of मिसबिहेवियर। अब यहाँ पे जो क्लॉज 4 में ये भी बता दिया कि मिसबिहेवियर का मतलब क्या है, कैसे पता लगेगा कि तभी तो फिर प्रेजेंट रेफरेंस करेंगे सुप्रीम कोर्ट को केस। तो यहाँ पर सारे बता दिए कि किसी तरीके से भी हो, किसी केस में इंटरेस्टेड है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में है, तो जहाँ पे भी उसको ये लगता है ना कि यार कि भाई अब मेंबर अपना ना जो मेन जॉब था उसके अलावा किसी दूसरे इस तरह के इमोरल एक्टिविटीज़ में, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड है, तो उस केस में फिर वो मिसबिहेवियर कैटेगरी में फॉल करेगा और फिर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस भेज देगा, फिर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा। ठीक है। अब पहले वाले जो 3 केस हैं उसमें तो पता है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट होगी और कुछ होगा, इन्फॉर्मेटिव बॉडी माइंड, ठीक है ना। और जहाँ ये लगता है कि आपका किसी पेड एम्प्लॉयमेंट का उसके अकाउंट्स में सैलरी आ रही है, उसके अकाउंट्स में कहीं उससे पैसा आ रहा है, तो वो तो अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। और कहीं इंसॉल्वेंट हो गया है, बैंक ने डिक्लेयर कर दिया है, तो अपने आप प्रूव हो गया, तो उन केसेस में तो प्रेसिडेंट सीधा फायर कर देगा। मिसबिहेवियर वाले केस में इंक्वायरी फॉलो की जाएगी। तो अभी हमने आर्टिकल 316 पहले वाले में किया, तो 317 अब कर दिए। अब 318 देखते हैं। पावर टू मेक रेगुलेशन एज टू द कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द मेंबर्स एंड द स्टाफ ऑफ द कमीशन। In the case of the Union Commission or the Joint Commission of President, in case of the State Commission, the Governor of the State may by regulations determine the number of the members of the Commission and their condition of the service, and make provision with respect to the members of the staff of the Commission and the condition of their service, provided that the condition of service of members of the Public Service Commission shall not be varied to his disadvantage after his appointment। तो देखिए इसमें क्या है कि एक बार जो लग गया ना वो पूरा टर्म पूरा करेगा until unless रिमूवल प्रोसीजर जो हमने पहले किया था। तो रूल्स रेगुलेशन बनेंगे, कितने मेंबर होंगे। देखो अभी आपका क्या है कि अगर आपका इलेक्शन कमीशन बात करेंगे तो भैया आपको पता है कि 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, 2 इलेक्शन वो आपके इलेक्शन कमिश्नर होंगे, 1+2 की बॉडी है उनकी, ठीक है ना। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे ये डिफाइंड नहीं कि वो रेगुलेशन में बता रखा है कि कितने लगाने हैं। ठीक है। 319 the provision as to the holding of the office by the members of the commission on the seizing to be such members। on seize करना कहता बंद खत्म हो जाना। on seizing to the hold office the chairman of the UPSC shall be ineligible for further employment either under the government of India or under the government of state। एक बार UPSC के मेंबर बन जाओ फिर आपका जय हिंद हो गया, आप किसी तरह की कोई जॉब में नहीं जा सकते। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी है। सुप्रीम कोर्ट, लेकिन देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज आप देखोगे कि आपका NHRC है तो उसमें आपके CJI बना देते हैं, तो बहुत सारी कमेटीज के तो ये केस आए भी हैं, तो कोर्ट ये कहता है कि वो पब्लिक ऑफिस नहीं माना जाएगा उनको। अब जुडिशरी है तो, लेकिन ये UPSC का जो चेयरपर्सन है वो कोई किसी भी जॉब के लिए चेयरमैन ऑफ द स्टेट, ये उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थोड़ा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कंसेप्चुअल थोड़ा कम है ये चीज़ें। The chairman of a state public service commission shall be eligible for the appointment as the chairman of any other member of the chairman or any other member of the UPSC और as the, देखिए अगर कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन, मान लो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है, वो UPSC के लिए मेंबर के लिए भी एलिजिबल है और चेयरमैन के लिए भी एलिजिबल है। और एज द चेयरमैन ऑफ एनी अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और किसी दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन से भी चेयरपर्सन बनता है, मान लो HPSC का चेयरमैन है और राजस्थान पब्लिक सर्विस का चेयरमैन बन सकता है, दोबारा यहाँ नहीं बन सकता हरियाणा में। But not for any other employment either under the government of India or under the government of a state। A member of other than the chairman of the UPSC, यानी सिंपल जो मेंबर है, shall be eligible for the appointment as the chairman of the UPSC, बिल्कुल एक स्टेप ऊपर जा सकते हैं, और एज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यस वो किसी स्टेट के कमीशन के चेयरमैन भी बन सकते हैं। बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, यानी UPSC का मेंबर किसी दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर नहीं बन सकता, चेयरमैन जा सकता है। तो आपको ये हमेशा याद रखनी है, 1 स्टेप एलिवेशन। डी, ए मेंबर अदर देन द चेयरमैन ऑफ ए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी eligible for the appointment as the chairman or the any other member of the
यूपीएससी, अब ये कहा है कि भाई अगर कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का सिंपल जो मेंबर भी है तो वो यूपीएससी का बिल्कुल चेयरमैन भी बन सकता है, मेंबर भी बन सकता है, बिल्कुल एक स्टेप ऊपर है। और एज द चेयरमैन ऑफ दैट और एनी अदर स्टेट पब्लिक कमीशन बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट। हाँ मतलब घूम फिर के बात ये आ रही है कि कहीं पे भी वो दूसरी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाइए 320, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि जिस पर्पज के लिए आपका यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए गए हैं उनका काम क्या है वो 320 में बता रखा है। It shall be, the word is shall, it shall be the duty of the union and the state police commission to conduct examination for the appointments to the services of the union and the services of the state respectively। देखिए आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जैसे आपका नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी है, एनटीए है, या दूसरी बॉडीज हैं, या आईआईटीज अपना जैसे एग्जाम लेती हैं, आईएम स्कैट लेती हैं बॉडी, या एनएलयू आपकी नेशनल यूनिवर्सिटीज का उनका, ठीक है ना, कंसोर्शियम है जैसे। तो ये जो एडमिशन वाली चीज़ें ना वो अलग है, यहाँ हम बात करते हैं पोस्टों के लिए, पब्लिक पोस्ट के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो मेंबर्स हैं वो आपका एग्जाम लेंगे अपॉइंटमेंट्स के लिए। 2, it shall be the duty of the Union Public Service Commission if requested by 2 or more states so to assist those states in framing operating schemes of the joint recruitment for any services for which the candidate possessing the special qualifications are required। वही है, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्ट कर सकता है। 3rd, the UPSC or the SPSC as the case may be shall be consulted, word है shall be consulted। इन केसेज में यूपीएससी और जो स्टेट के रिस्पेक्टिव कमीशन है उनसे कंसल्टेशन की जाएगी। कैसे? ऑन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द मेथड्स ऑफ द रिक्रूटमेंट टू द सिविल सर्विसेज एंड फॉर द सिविल पोस्ट। तो सिविल सर्विसेज सिविल पोस्ट के लिए यूपीएससी और रिस्पेक्टिवली जो सेंटर के अंदर जो सर्विसेज हैं क्लास ए क्लास बी यूपीएससी कंसल्ट किया जाएगा, और स्टेट के अंदर जो है आपका कंसल्ट पब्लिक सर्विस कमीशन कंसल्ट किया जाएगा उससे। तो कौन सी पोस्टों के लिए? सिविल पोस्टों के लिए, नॉट डिफेंस, नॉट स्टैट्यूटरी। आपको बोलता है कि यूनिवर्सिटी की जॉब्स के लिए यूपीएससी से कंसल्ट किया जाए, नहीं है इसमें, क्योंकि वो सिविल पोस्ट में नहीं आती, ठीक है ना। कोई पीएसयूज की बात करता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करता है, ऑटोनॉमस जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है ना। और वो बोलता है यार आईआईटी में प्रोफेसर लगाना है, आईआईटी का डायरेक्टर लगाना है, आईआईएम में डायरेक्टर लगाना है, तो नो यूपीएससी हैज नो रोल, कहीं नहीं इसमें नहीं लिख रखा। सुनाई बात आपको? तो आपके भैया कान खुले होने चाहिए कैसे सोचना है। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड कर दिया इसको सिविल पोस्ट के लिए। बी, ऑन द प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन मेकिंग अपॉइंटमेंट टू द सिविल सर्विसेज एंड द पोस्ट। कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो किए जाएंगे? एंड इन मेकिंग प्रमोशन एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्विस टू द अनदर्स एंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर सच अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस एंड ट्रांसफर। देखिए अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, इवन ट्रांसफर। अब मान लिया कि जैसे आईएएस के केस में आपका क्या होता है, कई बार देखा होगा ना, एक आईएएस लग गया और उसकी मैरिज हो जाती है दूसरे कैडर के ऑफिसर से या लेडी का, तो उनके आप फिर उनको ऑप्शन दिया जाता है कि भाई आप इस कैडर में आप ट्रांसफ़र किए जा सकते हो। तो इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं ना, ये यूपीएससी से कंसल्ट किया जाता है आपका, ठीक है ना, और तभी वो जो आगे रूल्स बनते हैं। On all disciplinary matters affecting a person serving under the government of India or the government of state in his civil capacity, including the memorials of the petition relating to such matters। तो बार-बार वर्ड आता है सिविल कैपेसिटी, सिविल पोस्ट, और तो यहाँ पर जितने भी डिसिप्लिन मैटर्स हैं वो यूपीएससी से कंसल्ट किया जाएगा। तो इसका मतलब डिफेंस सर्विसेज वाले मैटर यूपीएससी से कंसल्ट नहीं किए जाएंगे, समझिए। तो आपको पढ़ते वक्त जरूर याद रखना है यार एप्लीकेबल क्या नहीं है, दैट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। On any claim by or in respect to the person who is serving or has served under the government of India, the government of state or under the crown in India, under the government of an Indian state in a civil capacity, that any cost incurred by him in defending the legal proceedings instituted against him with respect to the act done or purporting to be done in the execution of his duties should be paid out of the consolidated fund of the India as the case will be out of the consolidated fund of the state। देखिए आपको पता है कि जो आपके गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ कंसर्न स्टेट से आती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो सैलरी है वो सारे के सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। तो ये बता रखा है अगर कोई क्लेम किसी रिस्पेक्ट किसी एम्प्लॉइज के है तो यूपीएससी से कंसल्ट किया जाता है या कंसर्न स्टेट उससे। तो आपको आइडेंटिफाई कर देना चाहिए क्या क्या कंसल्टेशंस मैकेनिज्म है। E, on any claim for the award of the pension in respect to the injury sustained by a person while serving under the government of India or the government of a state or under the crown of in India, under the government of an Indian state in civil capacity, and any question as to the amount of the such award। तो कितना अवार्ड देना है पेंशन के केस में। अब ऐसे भी हो सकता है किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन लगने से पहले अंडर
क्राउन सर्विस की 10 साल की, फिर उसके बाद कंटिन्यू किया तो वो सर्विस उसकी काउंट होगी। और इस तरीके से उसका ये सारे के सारे अगर कोई डिस्प्यूट आता है इस तरह के मैटर्स पे तो कमीशन से आपकी सलाह ली जा सकती है, बिल्कुल कंसल्टेंट। और ऊपर वर्ड है शैल बी कंसल्टेड एंड इट्स शैल बी द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन टू एडवाइज on any matter to refer to them or any other matter which the president or in the case may be the governor may refer। और यहाँ पर क्या है कि पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी या रिस्पेक्टिव स्टेट डिनाई नहीं कर सकता। If it has been referred to the concerned commission, the concerned commission has to give the advice on the concerned matter। Proviso provided that the president as the respects the all India services and also respects the other services and the post in connection with the affairs of the union and the governor as respects other services in the post in connection with the affairs of the state may make regulations specifying the matter in either generally or in any particular class of the cases or in any particular it shall not be necessary for a public service commissions to be consulted। तो यहाँ पे बोल दिया कि अगर उनको लगता है, यहाँ पर मुझे डाल दिया प्रेसिडेंट और रिस्पेक्टिवली गवर्नर और उनको लगता है कि इन सर्विसेज के मैटर में कंसल्टेशन जरूरी नहीं है तो फिर जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार देखा जाता है कि कई बार क्या होता है कि अगर सरकार को लगता है कि भैया ये मैटर रेफर करने का नहीं है तो एग्जेक्टिव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 4 नथिंग इन द क्लॉज 3, अभी जो क्लॉज 3 का लंबा हमने पढ़ के आए हैं, shall require a public service commission to be consulted as respects the manner in which the provisions referred to in the clause 4 of the article 16 may be made or as respects the manner in which the effect may be given to the provision article 335। अब तो समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो आर्टिकल 16(4) में द स्पेशल प्रोविजंस जो था आपका बैकवर्ड क्लासेस के लिए यानी रिजर्वेशन की बात है, और 16(4)(a) जो बात थी वो आपकी SC ST के लिए प्रमोशन के लिए बात है, याद है ना आपको। yes। तो उस केस में कमीशन का कोई मैटर नहीं है, कमीशन से कोई सलाह नहीं जाएगी। इट इज कंप्लीटली प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, दे विल डिसाइड के हाउ एंड हाउ मच रिजर्वेशन इज टू बी गिवन टू व्हिच कैटेगरी। द कमीशन इज सपोज्ड टू अप्लाई इन टोटल दैट रिजर्वेशन व्हाइल मेकिंग द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। सुनाई बता आपको। और 335 आपका SC ST के लिए बता रखा है अगर लोअर डाउन क्वालिफिकेशन करना है, ठीक है ना। 335 हमने देखा था ना, बट टू मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो यानी रिजर्वेशन वाला जो चीज है ना वो इससे कमीशन से बाहर रखा है। कमीशन हैज जस्ट ब्लाइंडली टू फॉलो दैट रिजर्वेशन पॉलिसी। अब मान लिया किसी बोल दिया कि भैया यूपीएससी में आप देखोगे कि जनरल कैटेगरी के आई थिंक जो एज है वो 32 है, आप रिजर्व कैटेगरी जाओगे तो और एज रिलैक्स हो जाएगी और एज हो जाएगी, तो कुछ इस तरीके से। तो उसमें कोई यूपीएससी कुछ नहीं कर सकता, एज इट इज जो डीओपीटी की डायरेक्शंस हैं वही फॉलो करनी पड़ेगी। 5 द ऑल रेगुलेशंस मेड अंडर द प्रोविजो टू द क्लॉज 3, जितने भी रेगुलेशन बनेंगे क्लॉज 3 में जो हमने पढ़े हैं अभी, रेगुलेशन इज द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, मैं बार-बार बताता हूं, by the president of the governor of the state shall be laid not less than the 14 days before the each house of the parliament or house of the each house of the legislative state as the case as soon as possible after they are made and shall be subject to such modification by way of repeal amendment as both houses of parliament or the house or the both houses of legislative state may make during the session in which they are so laid। तो ये आगे वो रेगुलेशन देखो, आपको पता है ना सेकेंडरी जो आपके डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी है पास तो वो भी किए जाते हैं ना हाउसेस से, तो वो प्रोसीजर है इसमें। तो आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। और अभी हम बात करते हैं इसकी 3 आर्टिकल ही और रहेंगे, लेट इट कंप्लीट। आर्टिकल 321 द पावर टू एक्सटेंड द फंक्शन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन को और भी फंक्शंस अगर एक्सटेंड करने हैं तो क्या किया जाएगा। An act made by the parliament or as the case of the legislature of state may provide for the exercise of the additional functions by the UPSC or the HPSC as respects the services of the union or the states also respects the services of any local authority। देखो ये आ गया ध्यान से, as the of any local authority or the other body corporate constituted by law or any public institution। तो अब यहाँ पे इन वर्ड्स में आ जाता है आपका बॉडी कॉर्पोरेट और एनी पब्लिक इंस्टीट्यूशन लोकल अथॉरिटी, यानी आर्टिकल 12 जो हमने स्टेट की डेफिनेशन की थी। तो जो सिविल पोस्टों के अलावा जो स्टैट्यूटरी पोस्टें हैं कि यूनिवर्सिटीज में कैसे भर्ती की जाए, तो यहाँ इंपावर कर रहा है कि स्टेट ये पावर दे सकती है कि यूनिवर्सिटी टीचर एक्सपेंसेस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, द एक्सपेंसेस ऑफ द यूपीएससी और द स्टेट इंक्लूडिंग इन सैलरी अलाउंसेस पेंशन पेबल टू और इन रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ द स्टाफ मेंबर्स शैल बी डिस्चार्ज। वो स्टेट के मामले में जाएगा कंसोल फंड ऑफ स्टेट से और सेंटर के जाएगा कंसोल फंड ऑफ इंडिया से जाएगा साहब, ठीक है। तो कुछ नहीं है। अब एक ये है आपका 323, कभी कभार पूछ लेते हैं इसको भी, द रिपोर्ट्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। अब भैया सारा काम कर लिया कमीशन ने, कमीशन के पास रिक्विजिशन चली गई,
आपके सारे रूल्स भेज दिए, अब कमीशन फिर के एडवर्टाइजमेंट निकालेगा और रिक्रूटमेंट प्रोसेस करेगा, रिकमेंडेड कैंडिडेट की लिस्ट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को भेज देगा। सारा साल ये काम चला, अब उसका कोई ऑडिट भी तो होना चाहिए कि इस पब्लिक सर्विस कमीशन ने काम क्या किया है, तो कहाँ जाएगा? तो मीन्स द एग्जीक्यूटिव्स आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, तो नाउ इट इज टर्न ऑफ द लेजिस्लेचर टू सी व्हाट दे हैव डन ड्यूरिंग द एंटायर लास्ट ईयर। It's selling the duty of the Union Commission to present annually to the President a report to the work done by the Commission. On the receipt of such report, the President shall cause a copy thereof together with a memorandum explaining in respect the case, if any, where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non-acceptance to be laid before the each house of the Parliament. देखिए यूपीएससी क्या करेगा, या ऐसे रिस्पेक्टिवली आपका एचपीएससी भी रिस्पेक्टिव वो अपने एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं। जनरली आप अगर आप जाके देखोगे यूपीएससी साइट पे, शायद पिछली रिपोर्ट 223 या 225 पेज की थी, तो इतना बल्कि काम जार क्या होता है, स्टेट की थोड़ा छोटी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपके वो पूरी रिपोर्ट बनाते हैं, हमने क्या काम किया, वो सारा का सारा, फिर उसकी रिपोर्ट क्या है कि प्रेसिडेंट के पास आती है और एक्शन टेकन रिपोर्ट की कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ने उस पर एक्शन भी क्या दिया है। अगर यूपीएससी रिकमेंड करता है कहीं ना कहीं कि भाई सिविल सर्विस के जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है इसमें हमें थोड़ा ये पोर्शन और डाल देना चाहिए, या इसको सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट रखना चाहिए, या कोई और भी सजेशन, तो गवर्नमेंट उसको मान भी सकती है, रिजेक्ट भी सकती है। अगर नहीं माना है तो और उसमें रीजंस होंगे और वो पूरी रिपोर्ट करके वो जाएगी अब पार्लियामेंट के पास, फिर वहाँ पे सारे मेंबर्स उसको सुनेंगे और पता लगेगा कि यूपीएससी ने सारा साल क्या काम किया है, क्या क्या रिकमेंडेशन थी गवर्नमेंट ने, कौन सी रिकमेंडेशन नहीं मानी है, क्यों नहीं मानी है, राइट। ऐसे ही ये स्टेट के केस में होगा, तो स्टेट के केस में आपका जाएगा और जो ज्वाइंट कमीशन है वो दोनों स्टेट्स में जाएगा। तो विद दिस टुडेज टॉपिक इज ओवर।